सबसे पहले आपको बताएं, जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में एंटीबायोटिक समेत दीगर अमराज की अद्वियात नायाब हो गई। गायनी, ऑर्थोपेडिक, सर्जरी, मेडिसिन, अमराज चशम और इंफेक्शन समेत दीगर अमराज की अद्वियात शामिल हैं। इलाज मुआलजे की गर्ज से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में एंटीबायोटिक समेत दीगर अमराज की अद्वियात नायाब हो गई। गायनी, ऑर्थोपेडिक, सर्जरी, मेडिसिन, इमराज चशम और इंफेक्शन समेत दीगर अमराज की अद्वियात शामिल इलाज मुआलजे की गर्ज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से सेंट्रल परचेज अद्वियात की जो है ताख़ीर का शिकार होने के सबब मरीजों को मुश्किलात का सामना है। जनरल अस्पताल गुलामदाबाद में शोबा बैरूनी मरीज़ा के से बात की जाए तो 100 के करीब जो अद्वियात फराहम की जा रही थी रोज़ाना की बुनियाद पर, अब उनकी जो तादाद है वो कम होकर 50 पर आ चुकी है। 50 अद्वियात जो है वो इस वक्त शोबा बैरूनी मरीज़ा में फराहम की जा रही है और 50 अद्वियात ऐसी हैं जो कि पहले फराहम की जा रही थी मगर अब वो ख़त्म हो चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो एंटीबायोटिक अद्वियात की तादाद है जो कि मुकम्मल तौर पर इस वक्त शोबा बैरूनी मरीज़ा में ख़त्म हो चुकी है और मरीजों को मुश्किलात का सामना है। किन मुश्किलात का सामना उन्हीं से जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? मैं अर्ज़ यही हुकूमत से करना, सारी हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत के सामने कि जैसे पहले निज़ाम चल रहा था ना, दवाइयों को हर आदमी, गरीब आदमी को दवाई मिल जाती थी, आदमी वो पैसे नहीं भर सकता था, इतनी महंगाई के दार मदार। तो ये जैसे किसी का आगे पीछे नहीं है, वो गरीब आदमी है, उसके लिए ऐसी अमदाद ऐसी को रखी जाए कि जहाँ वो दवाई फ्री ले सके। जैसे ये गोवा से आया, अमीपुर से आगे से चक मीरों के से आया है, इसका ना आगे ना पीछे है, ना कोई माँ बाप है, तो ये इधर आया मेरे पास, मैं इसको लेकर यहाँ आया हूँ। मोहम्मद यूसुफ मेरा नाम है, तो ये गुलाम शबीर इसका नाम है। तो इसका मैं इधर डॉक्टर साहब के पास दिखाया है और उसने कहा कि हमारे पास पिछली दफ़ा जब आप आए थे तो हमारे पास सैंपल पड़े थे, वो सैंपल आपको दे दिए, तो उसमें वो सैंपल इसने डाले और इसको कुछ फ़र्क पड़ा। आज फिर मैं लेकर आया दोबारा और डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मैं दवाई लिख देता हूँ, अगर स्टोर से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो बाहर से ले लेना। तो मैं कहा कि ये बाहर से ऑफ़र करने वाला नहीं है, ये तो गरीब आदमी है और एक मजदूर आदमी, इसका तो माँ बाप भी नहीं है, तो ना को पीछे कोई सहारा है। तो लिहाजा ऐसे आदमी को हुकूमत को चाहिए कि ऐसे आदमी की खास मतलब मदद की जाए। तो जो सेहत कार्ड के बारे में बता रहे हैं, सेहत कार्ड भी इतना आसानी से नहीं मिल सकता, उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है। अभी जैसे वो कोरोना का सेहत, वो भी 200 रुपया वहाँ से ले लेते हैं SNAT कार्ड वाले, तो वहाँ से भी 200 रुपया का आदमी, ये अभी कोरोना का भी बनाए कार्ड, तो ये 200 रुपया कहाँ से लाएगा? तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हुकूमत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि अद्वियात होने के सबब जो मरीज़ आ रहे हैं और बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से महंगी अद्वियात जो मरीज़ नहीं खरीद सकते, इसलिए हुकूमत से अपील की जा रही है कि जो मुश्किलात का सामना है। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। FBR की सेल्स टैक्स के नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई। टाइम सेरामिक्स, मून टेक्सटाइल, हिना सना टेक्सटाइल, आफ्ताब टेक्सटाइल, फैशन क्राफ्ट इंटरनेशनल समेत 17 कंपनियों के बैंक अकाउंट्स कुर्क करके 100 मिलियन रुपए से ज़ायद रिकवरी कर ली गई। FBR की सेल्स टैक्स के नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई। टाइम सेरामिक्स, मून टेक्सटाइल, हिना सना टेक्सटाइल, आफ्ताब टेक्सटाइल, फैशन क्राफ्ट इंटरनेशनल समेत 17 कंपनियों के बैंक अकाउंट्स कुर्क करके 100 मिलियन रुपए से ज़ायद रिकवरी कर ली गई। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स के नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और इस हवाले से फैसलाबाद में 17 बड़े टैक्स गुजारों के बैंक अकाउंट्स अटैच किए गए हैं और उनके ज़ुम्मे जो रवा माली साल की दूसरी तिमाही के सेल्स टैक्स के वाजिबात थे, तो उनके बैंक अकाउंट्स FBR ने कुर्क करके उनमें से रिकवरियाँ कर ली हैं, जिसमें टाइम सेरामिक्स है, हिना सना टेक्सटाइल है, मोन टेक्सटाइल है, आफ्ताब टेक्सटाइल समेत मजमूई तौर पर ये 17 कंपनियां हैं जिनके बैंक अकाउंट्स कुर्क किए गए हैं और उनमें से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुक्काम ने 100 मिलियन रुपए की रकम जो है वो रिकवर की है उन बैंक अकाउंट से। FBR हुक्काम के मुताबिक, कानून के मुताबिक इन तमाम डिफॉल्टर्स को, नादहिंदगान को नोटिस अदायगियों के लिए भिजवाए गए थे मगर इनकी जानिब से उन नोटिस पर अमल दरामद नहीं किया गया था, जिस पर फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुक्काम ने कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए इनके बैंक अकाउंट्स अटैच किए हैं। फिर इन अकाउंट्स में से 100 मिलियन रुपए की रकम जो कि FBR की वाजिबुल अदा थी वो निकलवा ली गई। उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बिजली के बढ़ते निर्ख और धागे की कीमत में इजाफा इंडस्ट्री पर भारी पड़ने लगा। पावर लूम्स में और प्रोसेसिंग मिल्स में बंद होना शुरू हो गई। मालिकान की जानिब से हुकूमत से टेक्सटाइल सेक्टर को रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया गया है।
बिजली के बढ़ते निर्ख और दागे की कीमतों में इजाफा इंडस्ट्री पर भारी पड़ने लगा। पावर लूमें और प्रोसेसिंग मिल्स भी बंद होना शुरू हो गई। मालिकान की जानिब से हुकूमत से टेक्सटाइल सेक्टर को रिलीफ देने का मुतालिबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं, फजील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिजली के बढ़ते हुए रेट्स और धागे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है एक दफ़ा फिर तबाही के दाने पर पहुंच चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो दावे किए गए कि फैसलाबाद के अंदर मजदूर जो है वो फैक्ट्री मालकान को नहीं मिल रहे, अब वो दावे जो हैं वो यहाँ पर ऐसे देखे जा सकते हैं कि फैक्ट्री मालकान की जानिब से फैक्ट्रियाँ बंद करना शुरू कर दी गई हैं। पावर लूम सेक्टर जो है वो बंद होना शुरू हो चुका है। प्रोसेसिंग मिल्स जो हैं वो बंद हो रही हैं। बिजली के बढ़ते रेट्स और दागे की कीमतें जो है वो कंट्रोल ना होने की वजह से सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर और ऑल पाकिस्तान कॉटन पावर लूम के साबिक चेयरमैन चौधरी मोहम्मद नवाज मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं, क्या वजूहात हैं इसके पीछे। जी चौधरी साहब, बताइएगा क्या कहते हैं इसमें हुकूमत की पॉलिसियाँ कहाँ पर आपको दिखाई देती हैं और वजह क्या है कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। जी शुक्रिया 41 फजील, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा ही कोई भी इशू आया वीविंग इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल का, आपने बर वक्त उसकी कवरेज की और हमारा मौक़िफ़ गवर्नमेंट के सामने पेश किया। आपने कुछ बातें खुद ही कवर कर दी हैं कि बिल्कुल गवर्नमेंट ने ध्यान ही दिया। 2019 के बाद हमारा जो कोविड के बाद हमें एक बूस्ट आया था पावर लूम इंडस्ट्री को और पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को, वो हमने अपनी पॉलिसियों की वजह से, हमारे पास आर्डर थे, सारा कुछ था, लेकिन हमने ना तो काटन रोकी ना यार्न रोका। सितंबर से हमें पता चल गया था कि हमारी इतनी डिमांड है और इतनी हमारी 50% प्रोडक्शन हुई थी, उसमें से भी हमने 30% बाहर भेज दी और उसकी वजह से अब शार्टेज है धागे की और सारा वो एक पूरा मतलब जो डबल रेट पे चला गया है। मतलब वो कोई चीज़ बारे आ ही नहीं रही, ना एक्सपोर्ट के बारे आ रही है ना लोकल में बारे आ रही है और उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री तकरीबन पिछले 2 महीने से कुछ बंद थी कुछ चल रही थी। लेकिन अब जो हालात हैं अब तो बिल्कुल मतलब दरगुजर हालात हो गए हैं। जो हम थोड़ा बहुत काम चला रहे हैं, हम अपने मजदूर को बिजी रखने के लिए, उसको इंगेज रखने के लिए चला रहे हैं। हमें नुकसान हो रहा है आज भी, लेकिन जो थोड़ा बहुत हम काम चला रहे हैं सिर्फ अपने मजदूर के लिए कि वो फारग ना हो, उसके बच्चे भूखे ना मरें। लेकिन जब हमें नुकसान से नुकसान होता जाएगा फिर हम ही मजबूर होंगे और इससे मतलब जब फैक्ट्रियाँ बंद होंगी सब सारा कुछ फिर बेरोजगारी भी आएगी और सारा। जी बिल्कुल, जब फैक्ट्रियां बंद होंगी बेरोजगारी भी होगी, लिहाजा हुकूमत को अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करने फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट की मुबैना निजकारी के खिलाफ और मुलाजमीन के हकूक के मुतालबात के हक में अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर एहतजाज। स्पेशल अलाउंस और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम ना मिल सकी, मुलाजमीन जंग रोड पर निकल आए। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट की मुबैना निजकारी के खिलाफ और मुलाजमीन के हुकूक के मुतालबात के हक में अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर एहतजाज जारी है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा एहतजाज के मुतालिक। जी बिल्कुल, इस वक्त झंग रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और यहाँ पर एप्का और स्केल जो है वो 1 से लेकर स्केल 19 के मुलाजमीन और ऑफिसर्स इस वक्त अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट की मुबैना निजकारी के खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट सदफ शमी मौजूद हैं, से बात करते हैं। मैडम ये बताइएगा क्या मुतालबात हैं? जी, हम लोग पिछले 1 साल तकरीबन हमें होने वाला है, हमारे मुतालबात ज़्यादा नहीं है। हम लोग सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे इदारे को जो प्राइवेट ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे निजकारी के लिए लेके जा रहे हैं उससे रोका जाए। हम अपने इदारे की निजकारी नहीं चाहते हैं और इसके लिए ये सिर्फ हमारा एजेंडा नहीं है, बेसिकली हमारे पूरे मुल्क की मईशत की तबाही है, हमारे मुल्क के किसान की तबाही है, हमारे मुल्क की आम आवाम की तबाही है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे इसको निजकारी की तरफ लेके जाए। बताइएगा ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे निजकारी अगर हो रही है तो उसका नुकसान क्या होगा, मईशत को क्या नुकसान होगा, फूड सिक्योरिटी किस तरह रिस्क पर जा सकती है? सर, चूंकि ये इसमें जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ये लोग बनाने जा रहे हैं, उस बोर्ड ऑफ गवर्नर में जो हमारे आउटसाइड के लोग हैं वो ज़्यादा हैं, फॉरेनर्स कम्युनिटी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी। उसमें हमारा जो अपना सीड है, हमारी अपनी मेहनत से बनाया हुआ हमारा जर्म प्लाज्मा है, वो गैर मुल्कियों के हाथों में जब जाएगा, गैरों के हाथों में जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जब एक चीज़ प्राइवेटाइज होती है तो उसके रेट उनकी मर्जी के होते हैं। पहले हमारा किसान इतनी महंगी बहुत सारी चीज़ें ले रहा है, सब्सिडी के नाम पे उसे कुछ नहीं दिया जा रहा।
اور آپ دیکھیں کہ جب سیڈ بھی مہنگا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارے آٹے کی کیا قیمت ہوگی، ہماری عام عوام کو جو روٹی ہی مشکل سے ملتی ہے، پھل اور سبزیاں تو دور کی بات ہے، اس کو وہ بھی نہیں ملا کرے گی۔ یقیناً بیج مہنگا ہوگا تو تمام چیزیں مہنگی ہوگی۔ اس میں جو ملازم ہیں، جس میں درجہ چہارم تک کے ملازم ہیں اور دیگر کلرک ایسوسی ایشن ہے، ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا موقف ہے کہ اسی سارے انہاں دے نال ہاں۔ اس سارے واسطے بہت تباہی ہو رہی ہے۔ ادارہ جڑا اس ایوب نے بنایا سی تے ایوب ریسرچ جڑا ایوب دے نام تو بنیا سی، ایوب ریسرچ دا ایوب دے نام تو بنیا سی، ایوب اینو بنا گیا تے اے جناب سارے جدوں اسی آئے سی اتنے پاکستان انڈیا تو پاکستان ادو 10 من کنک سی، اج جناب 80-90 من کنک تے لے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ساڈے وہ ادارے نے، ٹھیک ہے، اسی انہاں واسطے کام کر رہے پورے ملک دیاں کنک، ساڈے نال 40 ملک باہر دے کام کر رہے ہیں جڑے کنک تے ساڈے نال کام کر رہے ہیں، اسیڈ تے ساڈے نال کام کر رہے ہیں، کپاہ تے ساڈے نال کام کر رہے ہیں، شوگر کین تے ساڈے نال کام کر رہے ہیں، چاول ساڈے نال کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ سیڈ اب بند کر دیں تو ساڈا ملک دا بیڑا گرک ہو جائے۔ بالکل تحقیق رک جائے گی۔ بتائیے گا اگر مطالبات نہ مانے گئے تو لاہے عمل اگلا کیا ہوگا؟ لایا عمل تو سارا یہ تو المیہ ہے بہت بڑا کہ پاکستان میں جو بھی حق لینا ہے وہ احتجاج سے دھرنوں سے ملتا ہے، اور ہم بھی اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تمام ملازمین جو تنظیمیں ہیں اب وہ اسلام آباد کی طرف رخ کر رہی ہیں اپنی مراعات کے لیے، تنخواہوں میں اضافے کے لیے۔ اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں اور یہ بھی اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ عثمان دکھائیے گا اس وقت جو ایپکا ہے، جو ملازمین ہیں اسکیل 19 تک، وہ اس وقت جھنگ روڈ کے اوپر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مطالبات پورے نہ کیے گئے اور بات نہ مانی گئی تو یہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور اسلام آباد اور لاہور کا راستہ بھی جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ جی، مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ محکمہ ریلوے کارگو سسٹم دم توڑنے لگا، بذریعہ ریلوے تجارت کرنے والوں کا کارگو سسٹم پر عدم اعتماد کا اظہار۔ ریلوے کی 13 بریک وینز کو گزشتہ 2 سال میں 14 کروڑ روپے سے زائد کا خسارہ، نجی کمپنیز کے حوالے کی جانے والی بریک وینز بھی خسارہ پورا نہ کر سکی۔ سال 2018 میں 2.5 کروڑ کمانے والی بریک وین 1.5 کروڑ تک محدود ہو کر رہ گئی۔ بات کرتے ہیں اپنے نمائندے اویس علی سے۔ اویس، بتائیے گا ریلوے کارگو نظام کو اتنے بڑے خسارے کی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، محکمہ ریلوے کارگو نظام جو ہے وہ محکمہ ریلوے کی سستی کے باعث دم توڑنے لگا ہے۔ گزشتہ 2 سال میں فیصل آباد ریلوے کارگو کو کروڑوں روپے کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر 13 بریک وینز جو ریلوے کی ہیں ان کو گزشتہ 2 سال میں جو ہے وہ 14 کروڑ روپے سے زائد کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سال 2018 میں جو بریک وین سالانہ 2.5 کروڑ روپیہ کماتی تھی وہ اب جو ہے وہ 1 کروڑ 20 لاکھ اور 1.5 کروڑ روپے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ٹرینوں کی تاخیری ہے، انتظامی امور میں جو ہے وہ سستی ہے، جس کی وجہ سے اب بذریعہ ریلوے تجارت کرنے والے جو تاجر ہیں ان کی جانب سے محکمہ ریلوے پر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ محکمہ ریلوے کی جانب سے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر جو 10 بریک وینز ہیں ان کو جو ہے وہ نجی کمپنیز کے حوالے بھی کیا گیا، مگر نجی کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ٹھیکے کے پیسے پورے کرنا بھی ان کو جو ہے وہ دشواری کا سامنا ہے۔ سال 2018 کی جو ریلوے کارگو کی آمدن ہے اس سے کئی گنا کم پیسوں پر جو ہے وہ محکمہ ریلوے کی جانب سے بریک وینز کو نجی کمپنیز کے حوالے کیا گیا، مگر ریلوے کارگو کا پیروں پر کھڑا ہونا جو ہے وہ بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ محکمہ ریلوے کی ناقص حکمت عملی اور ٹرینوں کی تاخیر اور ناقص انتظامی امور جو ہیں اس سے ریلوے کارگو نظام ریلوے بریک وینز کا ٹھیکہ لینے والے کانٹریکٹرز بھی پریشان ہیں۔ اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے نتائج میں غلطیاں، یونیورسٹی نے 50 نمبر حاصل کرنے والے امیدواروں کو بھی فیل کر دیا۔ یونیورسٹی رولز کے مطابق پاس ہونے کے لیے 40 نمبر حاصل کرنا لازمی ہے۔ امیدواروں نے رزلٹ میں فیل یا دوبارہ حاضر ہونے کے اعتراف پر درستگی کے لیے یونیورسٹی حکام کو تحریری درخواستیں بھجوا دیں۔ طلباء کا رزلٹ اپڈیٹ کرتے ہوئے 40 سے زائد نمبروں پر پاس کرنے کا مطالبہ۔ اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، بتائیے گا۔ جی، پنجاب میں تعلیمی اداروں کے رجسٹریشن کی بات کریں تو اس میں دوہرا معیار ہے۔ اسکول کی رجسٹریشن کا طریقہ کار مختلف ہے۔ کالج رجسٹرڈ کروانا ہو تو اس کے لیے مزید پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، ایک نہیں 2 بار اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ کروانا پڑتی ہے، اور اس کے لیے ضلعی سطح پر کوئی اختیار نہیں ہے، جبکہ پنجاب بھر کے تمام اضلاع کے کالجز کو لاہور سے ہی رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ جہانگیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ حکومت 3.5 سال بعد بھی تعلیمی اداروں کے سربراہان تعینات نہ کر سکی۔ جنگ کے ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کے سربراہان کی 45 سیٹیں خالی۔
जंग में 26 सेकेंडरी स्कूलों के हेडमास्टर्स की असामियां खाली। जंग में हायर सेकेंडरी स्कूलों के 19 प्रिंसिपल्स की सीटों पर भी तैनाती न हो सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत 3.5 साल बाद भी तालीमी इदारों के सरबराहान तैनात न कर सकी। जंग के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के सरबराहान की 45 सीट्स खाली हैं। जंग में 26 सेकेंडरी स्कूल्स के हेडमास्टर्स की आसामियां भी खाली हैं। फेडमिक के साबिक सीईओ आमिर सलीमी को इस्तीफा दिए हुए 1 साल का तवील अरसा गुजर गया, मगर ताहाल फेडमिक बोर्ड की जानिब से सीईओ का इंतखाब न किया जा सका। इस दौरान सीईओ के चुनाव के लिए दर्जनों इंटरव्यूज भी हुए, मगर बात न बनी। सीईओ मुंतखब न होने की वजह से कई तरक्याती काम रोके हुए हैं। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। गुज़िश्ता साल मार्च के महीने में आमिर सलीमी, जो कि साबिक सीईओ फेडमिक हैं, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया, जिसके बाद से लेकर अब तक गुज़िश्ता साल तकरीबन 1 साल हो चुका है, अभी तक सीईओ की अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकी है। बोर्ड भी तश्कील किया गया और नए चेयरमैन भी मुंतखब हो गए, जफर सरवर, लेकिन बोर्ड मिल के भी अभी तक सीईओ का इंतखाब नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी, इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी, स्पेशल इकनॉमिक जोन में ऐसे दर्जनों तरक्याती काम हैं जो कि इल्तवा का शिकार हैं और जिनकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह सीईओ का ना अपॉइंट होना है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अपॉइंटमेंट के लिए गुज़िश्ता 2.5 महीने से मुसलसल फेडमिक की बोर्ड की जब भी मीटिंग होती है उसके फौरन बाद इंटरव्यूज भी होते हैं, लेकिन इंटरव्यूज के बावजूद क्यों, सवालिया निशान है कि क्यों अभी तक सीईओ की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से बहुत सारे तरक्याती काम जो हैं वो रुके हुए हैं और इस वक्त हाई टाइम में है कि फौरी तौर पर सीईओ का इंतखाब किया जाए। 1 साल में बोर्ड भी तश्कील दिया गया, लोग भी तब्दील हो गए। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की जेर सदारत शुगर मिल्स के खिलाफ मिलने वाली शिकायत पर इजलास। शुगर मिल्स के नुमाइंदे, किसान इत्तेहाद और किसान बोर्ड के नुमाइंदों की शिरकत। शुगर मिलों में वजन की कटौती की शिकायत के हल के लिए कमेटियां बना दी गईं। मजीद जानते हैं वकार घुमन से। वकार, आगाह कीजिएगा। आज डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिम जावेद ने शुगर मिल्स के नुमाइंदों और जो किसान बोर्ड और किसान इत्तेहाद के जो नुमाइंदे हैं उनसे मुलाकात की है और ख़ास तौर पे आजकल जो कृषि का सीज़न है उस हवाले से उनके जो मसाइल थे उनको भी सुना गया और इस हवाले से क्या गुफ्तगू की गई है उनसे जानते हैं। सर, आज की इस मुलाकात में मीटिंग में क्या फैसले किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास किसानों के नुमाइंदा तंजीमों की तरफ से कुछ शिकायत थीं, उसमें CPR से रिलेटेड थी, कटौती से रिलेटेड कुछ शिकायत थीं। तो हमने आज फिर मिल के जो GMs हैं उनको और किसान बोर्ड्स के जो है नुमाइंदगान को बुलाया हुआ था, तो उनकी मौजूदगी में हमने CPRs के इशू करने के हवाले से विदिन 15 डेज़ इशू करने के हवाले से डिसाइड किया। प्लस जो कटौती के हवाले से हमने हर मिल के अंदर जो ना एक कमेटी बना रहे हैं और वो कटौती के मसाइल का जायज़ा लेगी और इस बात को इंश्योर करेगी कि किसी किस्म की नाजायज़ कटौती जो है वो नहीं की जाए। अगर गन्ना क्वालिटी वाला नहीं होगा तो उसको एज़ इट इज़ वो कमेटी फैसला करेगी और उसको वापस जो है वो भिजवाया जाएगा। मकसद हमारा इस मीटिंग का ये था कि किसानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनके साथ किसी किस्म की जो है वो ज़्यादती जो है वो नहीं होनी चाहिए। CPR की कोई वायलेशन सामने आई है किसी भी जगह से? CPRs की वायलेशंस जो है ना बाज़ केसेस में कुछ दिन जो है ना ओवर हो जाते हैं। हमने ताकीद की है कि विदिन 15 डेज़ सारी की सारी CPRs जो हैं उनके अगेंस्ट पेमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल, ये कानून भी है कि 15 दिन के अंदर अंदर शुगर मिल वाले जो किसान को उसकी पेमेंट वजन करेंगे। की कटौती की शिकायत के हल के लिए कमेटियां बना दी गई हैं। वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। समुद्री थाना मुरीदवाला के इलाके 212 में चोरी की वारदात। चोर चक 212 से सरकारी ट्रांसफार्मर ले रहे। चक 212 की इजाफी आबादी बिजली से महरूम हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं समंदरी से। थाना मुरीदवाला के इलाके 212 में चोरी की वारदात। चोर चक 212 से सरकारी ट्रांसफार्मर ले उड़े। चक 212 की इजाफी आबादी बिजली से महरूम हो गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी चिन्योट कैंपस में सिक्योरिटी का निजाम अब होगा बेहतर। GC यूनिवर्सिटी चिन्योट में मुखय्यर हजरात के ताउन से CCTV कैमरे फाल कर दिए गए। बात करते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी चिन्योट कैंपस में सिक्योरिटी का निज़ाम अब होगा बेहतर। मुखैर हज़रात के ताउन से CCTV कैमरे भी फाल कर दिए गए हैं, जबकि वॉल कट वायर्स और इसके अलावा पार्किंग शेड एरिया को भी जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। चेयरमैन CPLC मसूद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाने के साथ साथ कंस्ट्रक्शन के अमल को यकीनी बनाया जा रहा है, GC यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को मज़ीद फैसिलिटीज़ अवेलेबल की जा रही हैं, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कैंपस शुरू हुआ है ये तो बिल्डिंग एक किराए की बिल्डिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो मौजूदा वक्त के इंचार्ज हैं इन्होंने बहुत मेहनत की है और इस कैंपस नज़र आने में इनका बड़ा रोल है। और यूनिवर्सिटी का अपना जो कैंपस है वो ये साथ ही रोड पे बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ब्लॉक बन रहा है। तो ये उसमें दूसरा ब्लॉक जो है उसका भी टेंडर आज से 6-7 दिन के बाद वो भी आ रहा है और वो भी जब सारी बिल्डिंग मुकम्मल हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला ये चिन्योट वालों के लिए बहुत बड़ा एक तोहफा होगा गवर्नमेंट का। और यहाँ पे ये चिन्योट के लोग जो रोज़ाना बसों पे वैगनों पे फैसलाबाद जाया करते थे इस टूटी सड़क पे, उनकी इस सड़क पे जाने से जान छूट जाएगी। वो अपने घर में रहेंगे, घर में तालीम हासिल करेंगे, अपना वक्त जो उनका आने जाने में ज़ाया होता था वो इस अपनी तालीम पे सर्फ करेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये चिन्योट का एक मिसाली अदारा होगा। बिल्कुल, हाजी नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस सवाल से बात करते हैं कि CCTV कैमरे हाजी सन्स फाउंडेशन की जानिब से लगाए गए हैं। सर बताइएगा कि CCTV कैमरों के अलावा तमाम तर जो इंतजाम हैं वो यकीनी बनाए जा रहे हैं और मज़ीद क्या इक़दाम करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज तो मसूद साहब की मौजूदगी में शहरियान से और मुअज़्ज़िज़ीन जिन्होंने यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट में अपना हिस्सा डाला वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ में। ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब जो डॉक्टर फलकशेर साहब जिनकी दिन रात मेहनत से और काविश से आज ये इस यूनिवर्सिटी इस काबिल हुई है कि 600 बच्चों को तालीम से आरास्ता कर रही है। ये 600 बच्चा वो बच्चा है। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सेंट्रल पंजाब कॉलेज क्रिकेट चैंपियनशिप में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज झंग और गवर्नमेंट गजाली कॉलेज के माबैन मैच जारी है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कमालिया में ताजर रहनुमा मोहम्मद तारिक हसन रहमानी की जानिब से गल्ला मंडी में विलादत बासआदत हजरत अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली साबिक चेयरमैन चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर समेत दीगर ने शिरकत की और यौम अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के सिलसिला में केक भी काटा। बात करते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान खान से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा इस मुतालिक। आज बिल्कुल कमालिया में ताजर रहनुमा मोहम्मद तारिक हसन रहमानी की जानब से गल्ला मंडी में यौम अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत के साथ जो है केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें खुसूसी तौर पर उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली साबिक चेयरमैन चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर समेत दीगर अहम शख्सियात। जो सब बताइएगा, बड़ा ही मुबारक दिन है, रजब का महीना है, क्या कहेंगे आज आपने तकरीब में भी शिरकत की है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा हमारे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं और हमारे लिए मोहसिन भी हैं, लीडर भी हैं। हम उनको इंशाल्लाह फॉलो भी करते हैं और मेरा ये पैगाम भी यही है कि मेरे और आपके नबी ने जो हमें मैसेज दिया कि मैं मौला आपका, मेरा मौला अली, तो इसी में सारा कुछ सबक दिया और इसी में सबक मैसेज हमें ये मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इल्म का जो ख़जाना है और उसका जो दरवाज़ा है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तौर पे तरीके पे चलना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को उनका जो तरीक़ाकार ज़िंदगी गुजारने का है उसको अपने तरीके में लाना चाहिए। बहुत मेहरबानी। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर की जानिब से हज़रत अली अलैहिस्सलाम की फजीलत बयान की गई है और इस अज़म का इजहार किया गया है कि अदल और इंसाफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलकर भी जो है दुनिया और आखिरत रिजवान में खान, शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।